गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि इसके पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को प्राथमिक सेल के बारे में बताया, उसमें शुष्क सेल के बारे में मैंने बताया, आपको गीले सेलों के बारे में मैंने बताया और उसमें यह बताया कि बोल्टी सेल क्या है, लेक्लांसी सेल क्या है, जिंक सेल क्या है और जो आपके सेल जो टार्च में लगते हैं, इन सब सेलों के बारे में मैंने बताया कि ये सारे सेल क्या हैं, कैसे बनते हैं, इनमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है, एनोड और कैथोड क्या है, एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, कहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। ये सारी चीजें देखने और जानने के लिए आप इसके पहले वाली वीडियो देखिए सेल और बैटरी की। जैसा कि सेल और बैटरी में अब हम आज आपको द्वितीयक सेलों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी आप दबा दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब जब वीडियो अपलोड की जाएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल कहते किसे हैं, पहले इसको जान लेते हैं हम। ऐसे सेल जिन्हें उपयोग करने के बाद पुनः आवेशित कर बार बार कार्य में लाया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनके मुख्य प्रकार लेड एसिड, निकल आयरन, निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड आदि हैं। मतलब द्वितीयक सेलों के प्रकार मुख्य रूप से सीसा सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल मेटल हाइड्राइड सेल हैं। अब हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले किसका नंबर आता है, लेड एसिड सेल का। किसका नंबर आता है, लेड एसिड सेल, यानी कि जिसको सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हिंदी नाम है इसका, तो लेकिन अक्सर आप लोग लेड एसिड हिंदी में बोलेंगे, दुकान पे भी कहीं भी अगर जहां से सामान परचेज करेंगे तो जनरली लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए आप लेड एसिड सेल ही जानिए। ये इंडस्ट्री की भाषा है और पब्लिक की भी भाषा है। चलिए अब हम जानते हैं लेड एसिड सेल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए इस प्रकार के द्वितीयक सेल में एक हार्ड रबर का बर्तन होता है। रबर मतलब प्लास्टिक टाइप में एक होता है रबर, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल मटेरियल हेतु कैथोड स्पंजी लेड एनोड के रूप में एवं लेड परऑक्साइड PbO2 तथा इलेक्ट्रोलाइट हेतु तनु गंधकाम्ल यानी कि तनु यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि इसमें आप जान गए हैं कि यहाँ पे कैथोड के लिए लेड यानी सीसा का और एनोड के लिए लेड परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका अपघट्य के लिए प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये सीसा सेल बना हुआ है। देखिए कुछ इस तरीके की सर्किट होती है। ये देखिए एक तरफ जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, वहां पे ये देख लीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है। पॉजिटिव टर्मिनल पे जैसा आप लोग जानते हैं एनोड आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एनोड आपका कहाँ बनता है, लेड परऑक्साइड पे बनता है। और कैथोड कहाँ बनेगा, कैथोड आपका बनेगा लेड पे यानी कि शीशे की राड पे। यहां तक बात क्लियर। और बीच में देखिए पूरा H2SO4 भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि यहां से लेड क्या काम कर रहा है, शीशा 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग कर रहा है और
जो लेड ऑक्साइड यानी सीसा पर ऑक्साइड इन लेड पर ऑक्साइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। बात समझ रहे हैं? इसको क्या होता है, अतः ये क्या होता है, आपकी धारा कहां से लेड से लेड पर ऑक्साइड की तरफ प्रवाहित होती है। कोई प्रॉब्लम? चलिए, वेरी गुड। अब ये क्या करता है, क्रिया कैसे करता है, ये H2SO4 क्या काम करता है कि ये SO4 माइनस माइनस यानी HSO4 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर देता है और हाइड्रोजन क्या काम करता है कि अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, ऑक्सीजन भी अपने आयनों के रूप में टूट जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन के पास 4 आयन हो जाते हैं और सल्फर के पास भी 4 आयन हो जाते हैं, ऑक्सीजन के पास भी 4 आयन हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या करता है कि जो SO4 है वो आपका सीसे से अपक्रिया करके PbSO4 बनाता है यानी लेड सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके पानी यानी जल बनाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका जो मतलब कि इसकी बॉडी जो होती है, बाहरी इन्वायरमेंट कुछ इस तरीके का होता है। देख लीजिए, ये है आपकी लेड बैटरी। कौन सी बैटरी है? लेड बैटरी है। ठीक है, इसको हिंदी में लेड बैटरी ही बोलेंगे। ठीक है, लेड एसिड सेल यानी सीसा की बैटरी। ठीक है, आगे देखिए, एनोड तथा कैथोड प्लेटों का संवहन होता है, यानी कि एनोड और कैथोड के प्लेटों का एक समूह होता है जो प्रत्येक प्लेट के मध्य एक पृथककारी लगा होता है। जैसे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अक्सर ये देखिए यहाँ प्लेट दर्शाई गई है, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे प्लेट है, लेकिन इनके बीच में भी आपको ऐसी प्लास्टिक की चीज या ऐसा विद्युत कुचालक पदार्थ भरा जाता है जिससे एक दूसरे के संपर्क में न आ सके। ठीक है, और सेल के ऊपरी हिस्से में हार्ड रबर एवं डामर की सहायता से बंद सील्ड किया हुआ होता है। जैसा कि आप आज वर्तमान में बैटरी देखते हैं, जो आपकी बैटरियां आती हैं इन्वर्टर के लिए कुछ इसी तरीके की होती है, या गाड़ी की बैटरी, ये गाड़ी की बैटरी है 6 वोल्ट 12 वोल्ट वाली, देखिए ऐसी ही होती है ना। अब आपको बताएंगे इसकी फार्मिंग कैसे होती है, इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, अब इसके पहले थोड़ा सा एनोड कैथोड का टर्मिनल जान लेते हैं बैटरी में। ठीक है, तब इसको हम बताते हैं। अब क्या होता है कि जो उसके अंदर भरे रहते हैं प्लेट, उनमें एक छिद्र होता है जिसमें रबर अथवा कोलतार या डामर या कोई भी विद्युत रोधी तत्व भर के या हार्ड प्लास्टिक भर के दोनों ओर से एनोड और कैथोड के टर्मिनल को बाहर निकाल देते हैं। जैसे 2 घुंडी निकली रहती नहीं, ये देखिए जैसे ये 2 घुंडी है, एक ये। ठीक है, एक एनोड है एक कैथोड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि सभी प्लेटों का समूह बर्तन के नीचे जालीनुमा रेस्टर के ऊपर स्थित रहता है, यानी कि जालीनुमा जो होता है रोस्टर, उसके ऊपर ये रुका रहता है। सेल का ऊपरी हिस्सा हार्ड रबर एवं डामर की सहायता से सीलबंद किया हुआ रहता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, एनोड पर पहचान हेतु धन का निशान तथा लाल रंग, साथ ही साथ मोटाई में कैथोड से कुछ ज्यादा मोटा होता है। अब अगर आप बैटरी कोई देखते हैं, खुदा न खास्ता उस पे चिन्ह मिट गया है, लाल रंग नहीं है या प्लस का भी चिन्ह नहीं है, तो अगला ऑप्शन पहचानने क्या है कि जो एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव टर्मिनल से मोटा होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब अगला फार्मिंग। क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग मतलब बनाना। कैसे बनाएंगे लेड सेल को?
तो जैसा कि मैं पहले ही आपको ब्रीफ कर दिया हूं ये चीजें कि क्या हो रहा है, लेड पेरोक्साइड Pb3O4 जो है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करने के पश्चात लेड पेरोक्साइड और लेड सल्फेट के साथ साथ जल का निर्माण करता है। ठीक है, कुछ घंटों लगभग 12 घंटे बाद सेल को चार्ज किया जाता है, तब जल का विद्युत विच्छेदन प्रारंभ हो जाता है। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है ये जान लीजिए। एनोड पे लेड सल्फेट की अभिक्रिया जल से होने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल से होने पर यह क्या काम करता है, लेड पेरोक्साइड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, और कैथोड पे क्या अभिक्रिया होती है, वहां भी लेड सल्फेट की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयन से होने पर, जब उसके ऊपर प्लस प्लस लगा रहा है तो उसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन से होने पर सीसा और सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार रेड लेड क्रमशः लेड डाइऑक्साइड तथा स्पंजी लेड में परिवर्तित होता रहता है तथा गंधकाम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनने से इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में लिखिए, मैं इसको आपको बताऊंगा तुरंत। और हाँ, एक चीज तो बताना भूल गया, आप लोगों की एक खुशखबरी है कि कल 180 लोग सब्सक्राइब किए, नए सब्सक्राइबर बढ़े, और जो लोग देख रहे हैं वो तो अलग सी बात है, सारे लोग देख ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। 180 नए आपके परिवार में, आपके चैनल में जुड़ गए लोग, और आप लोग इस चैनल को खुद लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अपने मित्रों को भी लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, अच्छी अच्छी जानकारी लीजिए। ठीक है, अब आगे हम आपको अगला सेल बताते हैं। ये डिस्चार्ज कैसे होता है पहले ही देख लेते हैं। डिस्चार्जिंग इसकी क्या होती है कि लेड पेरोक्साइड और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करने के पश्चात लेड सल्फेट और जल का निर्माण करते हैं। यह क्रिया एनोड पे होती है। कैथोड पे कौन सी क्रिया होती है? कैथोड पे लेड और ऑक्सीजन आयन H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर लेड सल्फेट और जल बनाते हैं। अतः डिस्चार्जिंग में दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं एवं विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट में पानी की मात्रा बढ़ने से अपेक्षित घनत्व घट जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे पुनः अन्वेषण आवेशण यानी कि रिचार्जिंग। सेल को पुनः उपयोग में लाने के लिए उसका विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF 2.2 वोल्ट से घटकर 1.1 वोल्ट तक हो जाता है, तब उसे पुनः आवेशित किया जाता है। इस दौरान फार्मिंग के समय होने वाली रासायनिक क्रिया निम्न होती है। पहला, एनोड पर PbSO4 यानी लेड सल्फेट प्लस जल प्लस ऑक्सीजन आयन अभिक्रिया करने के पश्चात लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है? कैथोड पे लेड सल्फेट हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया करके लेड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। पूर्ण आवेशित सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है एवं सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधकाम्ल बनने से इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व बढ़ जाता है। अब देख लीजिए सीसा सेल का, यानी कि इसका नाम सीसा संचायक सेल भी है, हिंदी नाम सीसा संचायक सेल या लेड एसिड सेल इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ दोष होते हैं, उनका निवारण कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड एवं बैटरी में नमी के सल्फ्यूरिक एसिड एवं नमी से
बैटरी के टर्मिनल में जो तांबे के बने होकर लेड की परत चढ़े होते हैं, ये रासायनिक क्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में आप लोग जान लीजिए, एकदम साधारण भाषा में, जो बैटरी के टर्मिनल आप कभी कभी देखते होंगे, बैटरी टर्मिनल सफेद सफेद आ जाते हैं ना, तो ये किससे अपक्रिया करते हैं? ऑक्सीजन से अपक्रिया करके यही ऑक्साइड बनाते हैं। यही चीजें बता रहे हैं, यही चीज भी हमने कहा है, सिंपल भाषा में जान लीजिए। ठीक है, जब कोई बैटरी आप कुछ दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, तो उसमें देखिए सफेद सफेद आपको दिखाई पड़ने लगते हैं, वही आपका ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, जिससे धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। देखिए जब ये सफेद सफेद ज्यादा हो जाता है तो आप कहते हैं कार्बन आ गया है, वही आप साफ कर देते हैं तो आप फिर चलने लगता है, तो वही क्या होता है? वही आपका कार्बन होता है, वही आपको प्रॉब्लम करता है। ठीक है, एक कार्बन वाला दोष आता है। करोजन मीन्स कार्बन ही होता है, करोजन दोष। ठीक है, इसका निवारण कैसे करते हैं? अभी मैंने बताया, टर्मिनलों को समय समय पर गर्म पानी एवं कपड़े की मदद से साफ कर उसमें ग्रीस लगाया जाए। सावधानी, बैटरियों को सूखी एवं स्वच्छ जगह में सीधा रखा जाए एवं हाइग्रोमीटर से चेक करते समय इलेक्ट्रोलाइट सेल की बाहरी सतह पर न गिराया जाए। यानी कि अगर हाइग्रोमीटर से अगर आप चेक भी करते हैं तो जो बाहर वाला सतह प्लस माइनस होता है, अगर उसमें के अंदर का जो आप अशुद्ध जल डालते हैं, शुद्ध पानी डालते हैं, ठीक है, उसमें वो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो आपके टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड और कैथोड रहते हैं उस पर न गिरने पाए। अगर उस पर गिर जाएगा तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और क्या इसमें दोष होता है? सेडिमेंटेशन दोष। बैटरी को बार बार उच्च दर से चार्ज एवं डिस्चार्ज करने से प्लेटों से लेड का चूर्ण झड़कर बैटरी की सतह में जमा होता रहता है। साथ ही साथ डाले गए जल में उपस्थित अशुद्धियां विद्युत अपघटन के कारण तलछट बनकर धीरे धीरे एकत्रित होकर बैटरी की दक्षता घटाते हैं। यानी कि बैटरी को आवश्यकता से अधिक चार्ज भी नहीं करना चाहिए और आवश्यकता से अधिक डिस्चार्ज भी नहीं करना चाहिए। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के रिक्त कर शुद्ध जल से धोकर पुनः इलेक्ट्रोलाइट डालकर चार्ज किया जाए। अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो बैटरी को क्या किया जाए? इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघटन निकालकर उसको साफ पानी से धोकर पुनः उसमें पानी डाल दिया जाए, शुद्ध वाला, तो ये चलने लगता है। ठीक है, सावधानी, बैटरी में हमेशा साफ अशुद्ध जल ही डाला जाए। यानी कि जो साफ किया हुआ पानी होता है, DTU डिट्रियम ऑक्साइड टाइप में, ठीक है, वही डालना चाहिए जो आपको मार्केट में अक्सर मिलता है। बैटरी को हमेशा नॉर्मल चार्ज रेट से अथवा कम रेट से ही चार्ज किया जाए, ये ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। और सल्फेशन दोष होता है इसमें। कौन सा दोष होता है? सल्फेशन। अधिक समय तक बैटरी का डिस्चार्ज हालत में रहना व पुनः चार्ज न होना सल्फेशन दोष कहलाता है। इसका निवारण ट्रिकल चार्ज द्वारा। इसको कैसे सही किया जा सकता है? नॉर्मल चार्जिंग रेट से 2% दर से लगभग 1 सप्ताह तक चार्ज करना चाहिए। उस बैटरी को नॉर्मल चार्जिंग रेट से 2 सप्ताह तक, 1 सप्ताह तक लगभग चार्ज करना चाहिए, तो ये दोष आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, सावधानी, बैटरी को ओवर डिस्चार्ज नहीं होने देना। अब बताइए बैटरी कैसे करें कि ओवर डिस्चार्ज नहीं होगी? हाँ, बैटरी ओवर डिस्चार्ज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी ये देखिए, आगे हम बताएंगे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज कर देंगे तो आपको बैटरी खराब होने की डर बनी रहेगी। ठीक है, अगला है बकलिंग दोष। बकलिंग दोष क्या होता है? सेल से लगभग 25 एम्पीयर से ज्यादा करंट चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग दोनों ही स्थिति में लेने अथवा देने पर प्लेटें मुड़कर तिरछी हो जाती हैं अथवा आपस में मिल जाती हैं। यह दोष बकलिंग दोष कहलाता है। क्लियर? ठीक है, अब आगे इसकी सावधानियां क्या क्या
सावधानी होनी चाहिए, बैटरी को कभी भी उच्च दर से चार्ज अथवा डिस्चार्ज होने से रोकना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ बैटरी के एनोड एवं कैथोड को आपस में शॉर्ट होने से बचाना चाहिए, यानी बैटरी शॉर्ट होने से भी बचाना है आपको। ठीक है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर सब्सक्राइब कराएं। लेड एसिड बैटरी का रखरखाव, इसको कैसे रखा जाता है, क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आपके घरों में हर जगह इवन इस समय बैटरी का यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बारे में जानते रहेंगे तो आपके काम में आएगा। ठीक है, अब आगे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि बैटरी कैसे बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेड एसिड बैटरी से निर्बाध रूप से लंबे समय तक संचित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनका उचित रखरखाव आवश्यक है, अन्यथा ये शीघ्र ही खराब होकर अनुपयोगी हो जाएंगी। अतः निम्न निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। पहला, बैटरी की चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग की दर 10 एम्पीयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, विशेष परिस्थितियों में अल्प समय के लिए यह 25 एम्पीयर तक हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, नई बैटरी से अधिक कार्य लेना चाहिए जिससे वह रवा हो जाए, जिसको आप रमा हो जाए या इसमें लिखा है, लेकिन आप जैसे कहते हैं रवा होना, जैसे गाड़ी नहीं लेते हैं तो उसको रवा करते हैं ना, इंजन नया रहता है उसको रवा किया है, तो उसे बैटरी भी उससे ज्यादा से ज्यादा लोड देना चाहिए जिससे बैटरी रवा हो जाए। सप्ताह में एक बार बैटरी को अवश्य ही चार्ज एवं डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। समय समय पर बैटरी में आसुत जल डालते रहना चाहिए जिससे उसकी प्लेटें इलेक्ट्रोलाइट में डूबी रहें। आप उसको पानी चेक करते रहिए जिससे क्या हो कि उसकी प्लेट जो है इलेक्ट्रोलाइट में डूबी रहे। बैटरी में कभी भी साधारण या मिनरल वाटर न डालें। बैटरी में कभी भी बिस्लरी वाला पानी मत डालिएगा, मिनरल वाटर, कि आप चलिए ये तो और शुद्ध है इसको डाल देते हैं तो खराब हो जाएगा, बैटरी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और घर का भी पानी मत डाल दीजिए कि हैंड पंप चलाया और पानी ले जाकर डाल दिए, कुएं का पानी डाल दिए, ऐसा मत करिएगा। ठीक, बैटरी के टर्मिनल को समय समय पर साफ करें एवं सूखा कर ग्रीस लगाकर रखें। बैटरी के टर्मिनल को समय समय पर साफ करते रहिए और सूखा करके उस पर ग्रीस लगा दिया करिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1100 एसजी होने पर बैटरी से काम लेना बंद कर देना चाहिए। बैटरी से काम लेना बंद कर बैटरी को चार्ज करना चाहिए। अगला पॉइंट है, बैटरी को चार्ज करते समय वेंट प्लगों को खोलकर ढीला रखना चाहिए जिससे बनने वाली गैस आसानी से निकल सके। बैटरी चार्जिंग का स्थान हवादार एवं पृथक होना चाहिए। बैटरी चार्जिंग एवं उपयोग के स्थान का तापक्रम सामान्य होना चाहिए। बैटरी चार्जिंग की रीडिंग का रिकॉर्ड रजिस्टर में नियमानुसार अंकित करना चाहिए। ये तो आपके बैटरी की सावधानियां हुई। ठीक है, अभी आपको मैं आज लेड बैटरी के बारे में मैंने बताया, आगे मैं बताऊंगा निकेल कैडमियम सेल के बारे में। ये आपका लास्ट होगा, ये आपका लास्ट होगा। ठीक है, आप बस इसके बाद निकेल कैडमियम सेल रहेगा। ये आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अतः आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, अब थैंक यू।